औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज के ऊपर बात करनी है ऑन चैप्टर 4। और ये एमसीक्यूज आपको दो डिफरेंट टेस्ट के अंदर भी नजर आ रहे होंगे। एक मिड टेस्ट 1 जिसका जो सिलेबस था दैट वाज एक्सेप्ट 4 टाइप्स ऑफ फर्म, और फिर हम लोगों ने मिड 2 कवर किया था जिसके सिलेबस में 4 टाइप्स ऑफ फर्म और चैप्टर 1 था। तो अगर मैं एक गो में ये 50 के 50 एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ तो इससे दो पर्पस हमारे सॉल्व होंगे। तो मिड 1 का जो रिमेनिंग 25 एमसीक्यूज थे वो भी कवर हो जाएंगे, और इसके साथ मिड 2 के अंदर भी जो एमसीक्यूज थे चैप्टर 4 रिलेटेड वो भी कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी ये डिस्कशन। पहला एमसीक्यू मुझे मिलता है। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि आपके पास जो सीक्वेंस आ रही होगी और जो मेरे पास सीक्वेंस है उसमें फर्क आ सकता है, तो आपने इस चीज के ऊपर परेशान नहीं होना। अंडर द परफेक्ट मार्केट कंडीशंस, यानी कि वो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। जब वो परफेक्ट मार्केट कंडीशंस कह रहा है इट मींस कि वो परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है। द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इज द सेम एज। सप्लाई कर्व किस से मुशाबत रखती है? तो आपको याद होगा हम लोगों ने जब परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि ये D इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर है। और आपको मैंने क्लास में ये चीज बताई है कि जो सप्लाई कर्व है दैट इज MC। सप्लाई कर्व जो है वो हमारा MC कर्व होता है, जो जिसका जो निशान है वो हॉकी का निशान होता है, ये MC। और इसकी शक्ल भी सप्लाई कर्व से मिलती है क्योंकि ये उसी तरीके से ग्रो करता है। ठीक है ना? तो ये बॉटम टू टॉप इसकी मूवमेंट होती है। तो ये MC कर्व के बराबर होता है। इन अ परफेक्ट मार्केट कंपटीशन कौन प्राइस बनाता है, कौन प्राइस मेकर होता है? फर्म, इंडस्ट्री। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं फर्म में और इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंज्यूमर्स खाली तो बनाते नहीं है और ना ही ट्रेड एसोसिएशंस का कोई इम्पैक्ट होता है। ये बेसिकली इंडस्ट्री सेट करती है। इंडस्ट्री ने एक प्राइस सेट करनी है और उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स काम कर रही हैं, जितनी भी फर्म्स काम कर रही हैं उस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने उस प्राइस को फॉलो करना। तो जो हमारी प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन होती है ये इंडस्ट्री की होती है, और इसी से जो हम लोग रेवेन्यू कर्व बनाते हैं जो कि परफेक्टली इलास्टिक होता है ये फर्म का होता है और ये इंडस्ट्री का। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा दैट वुड बी इंडस्ट्री। जनाब, इनमें से कौन सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है? अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपको पता है वो कॉस्ट होती है जिसमें पैसा आउटफ्लो हो रहा होता है, यानी कि पैसा निकलता है। वेजेस देते हैं पैसा बाहर जाएगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पैसा बाहर जाएगा, कुछ चीज खरीद रहे हैं पैसा बाहर जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इसमें कवर नहीं होता। तो डी। मोनोपोली पावर में बी बेस्ड ऑन। मोनोपोली क्यों आती है? जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं बिल्कुल एक फैक्टर ये भी है, जब आपका कंट्रोल हो ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एक फैक्टर ये भी है, और जब आपके पास कोई स्पेसिफिक पेटेंट आ गया हो, कोई लाइसेंस आ गया हो और सिर्फ आपके पास ही हो और किसी के पास ना हो, तो वहां से भी आप मोनोपोली अपनी ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो इन तीनों का जो कंबाइन आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द दीस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन? इनमें से कॉस्ट फंक्शन में क्या चीज नहीं आती? ऑपरेटिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, मार्केट प्राइस। अब जो हमारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट इज नॉर्मली कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यही तो कॉस्ट होती है जिससे एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो मार्केट प्राइस इसमें कवर नहीं होती, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आती है, कैपेसिटी इसमें कवर नहीं होती है। तो इसका भी आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। द डिमांड
फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम लोग डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। एज इट्स आउटपुट इंक्रीजेस द फर्म शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट will eventually increase because of। वो कहता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है तो जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज होगी। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना कब शुरू होती है? अगर आपको क्लास का लेक्चर याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि जैसे जैसे मनहूसियत आएगी वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी, और ये कब आती है? जब रिटर्न आपका गिरना शुरू हो जाता है। जब रिटर्न आपका गिरना शुरू हो जाता है तो डिमिनिशिंग रिटर्न। आगे चलते हैं। A firm that breaks even after all the economic costs are paid। एक फर्म जो कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करती है जब वो सारी इकोनॉमिक कॉस्ट को पे कर देती है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको याद हो तो नॉर्मल प्रॉफिट के केस में रेवेन्यू कर्व is equal to cost curve। When diminishing return began to operate, लेकिन अब diminishing return आ रहा है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आपको याद हो तो ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है डी। अब ये अगेन लेक्चर से रेलेवेंट एमसीक्यू है, अगर आपको लेक्चर क्लियर है तो ये एमसीक्यू में कोई मसला नहीं आना चाहिए था। मार्जिनल कॉस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज। अब हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट होती है। अब एडिशनल कॉस्ट से क्या मुराद है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो उसमें आपको कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। अब इन सारे एमसीक्यूज में मुझे ऑप्शन सी के ऊपर डाउट ज्यादा है, क्योंकि ये 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। द चेंज इन टोटल कॉस्ट, बिल्कुल एमसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कैन अप्लाई टू बिजनेस ओनली व्हेन। कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उसी वक्त अप्लाई होगा बिजनेस पे कब? जब तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो, एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड हो, यहाँ पे फिक्स्ड है, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड, या कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। हाँ जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमें पता है कि ये लॉ शॉर्ट रन पे अकर होता है, ये लॉन्ग रन पे नहीं आता। और जब हम लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं तो इसमें हमारा रूल ये होता है कि एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। ऑप्शन बी। Which of the following always rise when a manufacturing business increase its output? सवाल ये है कि जैसे जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपना आउटपुट बढ़ाता है तो इनमें से कौन सी कॉस्ट बढ़ती है? फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो कौन सी कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है? अगर आपको टेबल जहन में हो, अब अगेन यहाँ पे टेबल की हेल्प से हमें इस एमसीक्यू को आंसर करना पड़ेगा। और अगर आपके टेबल जहन में है, कॉस्ट का जो टेबल हम लोगों ने बनाया था क्लास में, वहां से आप इसको बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। हम कहते हैं जनाब कि जो हमारी आउटपुट है वो बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 5। फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि वो हमेशा फिक्स ही रहती है। वेरिएबल कॉस्ट को वेरी कर लेते हैं, और हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी मार्जिनल कॉस्ट के साथ। तो इस वक्त मैं यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, यहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो कि मैं भी कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ। टोटल कॉस्ट आपको पता है, इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने लिखना है। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट,
एवरेज टोटल कॉस्ट और फिर मार्जिनल कॉस्ट। तो हम लोगों ने कहा था कि जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले कम होगी और फिर एक टाइम पे आके बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसको इसी तरीके से कर लेते हैं। पहले वाले में तो कोई नहीं होगा, उसके बाद 9 8 7 6 एंड इसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगी 7 8 9 एंड ऑनवर्ड्स। तो जब मेरी मार्जिनल कॉस्ट ये आ गई तो उससे मेरी वेरिएबल कॉस्ट में निकल सकती है। इसमें 9 आ जाएगा, फिर 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, इस तरीके से 30, इस तरीके से 37। फिर टोटल कॉस्ट 10 19 27 34 40 47। अब ये जो मेरी एवरेज कॉस्ट है अगर आप इसको निकालेंगे तो ये डिक्रीज हो रही होगी। शुरू में 10 आएगी, फिर 5, फिर 3.3 एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी डिक्रीज हो रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको फिक्स कॉस्ट यहाँ कर देता हूँ, एबीसी यहाँ कर देता हूँ। खैर आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर दोनों का ट्रेंड सेम है कि ये दोनों डिक्रीज करेंगे। और टोटल कॉस्ट जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, चूंकि ये दोनों डिक्रीज कर रही हैं तो ये भी डिक्रीज करेगी। तो जो कॉस्ट मेरी इंक्रीज करती है वो टोटल कॉस्ट ही है। तो ये हमने टेबल से साबित कर दिया। आप इसका टेबल बनाइएगा, आपका भी आंसर यही आएगा। The minimum price needed for a firm to remain in production in short run. Short run में कम से कम रहने के लिए आपको क्या चीज कवर करनी चाहिए? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कहा था जो शट डाउन पॉइंट है, शट डाउन पॉइंट उसी वक्त आता है जब आप, या शट डाउन आप उसी वक्त करते हैं जब आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे होते। जब तक आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं उस टाइम तक आप अपने प्रोडक्शन में सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा बी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, अब बिजनेस एम्प्लॉयज 11 वर्कर्स एट अ वेज ऑफ 24 पर डे। आसानी के लिए हम इसको रुपी कर लेते हैं, आप भी रुपीज कर सकते हैं क्योंकि आपने कौन सा कन्वर्जन करनी होती है। तो एक बिजनेस ने 11 वर्कर्स रखे 24 रुपीज पर डे। टू अट्रैक्ट वन मोर वर्कर इट रेजेस द वेजेस टू 25 पर डे। एक वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए वेजेस बढ़ा के 25 कर दी गई। आपने बताना है कि जो एक्स्ट्रा वर्कर है उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या, उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या। अब इसको जरा वर्किंग करते हैं इसके साथ और फिर इसका आंसर निकालते हैं। अब स्ट्रेट अवे जैसे ही हमने 1 रुपया बढ़ाया तो यहां से मेरी कॉस्ट निकलती है 264। जब मैं 12 वर्कर्स के साथ हर एक को 25 रुपया दूंगा तो ये मुझे कॉस्ट पड़ेगी 300। दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मैं एक्स्ट्रा कितने पैसे पे कर रहा हूँ, 36 रुपीज। तो ये मेरा आंसर हो गया, 36 रुपीज इज माई आंसर फॉर दिस। ओके, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट for a business will eventually rise. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट कर्व क्यों राइज करता है? कॉस्ट कर्व उस वक्त राइज करता है जब आपको वो चीज महंगी पड़ रही हो, यानी कि दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही। अच्छा जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस ये मोनोपोली फर्म्स ही सिर्फ हासिल करती हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। ये पॉसिबल है ओनली इफ देयर इज अ सफिशिएंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, डू नॉट नेसेसरली रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट। और डिपेंड करती है ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब अगेन, economies of scale are possible only if there is a sufficient demand for the product। देखिए, जब एक मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होगी, एक सफिशिएंट डिमांड है,
तो उस सफिशिएंट डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लायर होगा वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको बल्क में करना पसंद करेगा, और उस बल्क में करने को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह सकते हैं। एंड यस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो रिड्यूस करेगी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मगर आंसर में डू नॉट है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मगर जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो बेस्ट आंसर है वो बी ही है। If the total cost curve is plotted, marginal curve can be illustrated by। सर याद रखिएगा, ये जो मार्जिनल कर्व होता है, ये जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, ये टेंजेंट पे होता है, और टेंजेंट वाला जो ऑप्शन है वो डी है कि ये स्लोप है ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी गिवन आउटपुट। क्योंकि आपको पता है एमसी जो है वो एक हॉकी के निशान की तरह ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। A firm in the short run would stop production if। कहता है शॉर्ट रन में एक फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देगी कब? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। अगर इक्वल है तब तक तो मसला नहीं है, पर जब उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त उसको अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी। उससे लॉन्ग टर्म शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू, जो एवरेज कॉस्ट की जो शक्ल होती है इस तरीके से, ये क्यों ऐसे होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो राज है वो ये कि ये कॉस्ट कर्व इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ऐसे होता है, क्योंकि पहले ये बढ़ेगा और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले कॉस्ट शुरू में बढ़ रही होती है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों रीजंस हैं, ए एंड ई। इन अ डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, an increase in industry output causes the average total cost of a typical firm to shift। जैसे कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे कॉस्ट बढ़ती है, in a diminishing cost industry, an increase in the industry output causes the average total cost curve of a typical firm to shift downward। डाउनवर्ड क्यों? देखिएगा, फर्स्ट करना ये परफेक्ट कंपटीशन, पहले ये कॉस्ट यहां पे हो, मगर डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री यानी कि कॉस्ट कम होना शुरू हो रही है, तो ये डाउनवर्ड ही शिफ्ट होगा ना, यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा, तो ये डाउनवर्ड। और अगर इसका रिवर्स हो, अगर कॉस्ट इंडस्ट्री डिमिनिश ना कर रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो उसकी मूवमेंट अपवर्ड होगी, ये लेफ्ट राइट मूव नहीं करता। ओके, अब अगेन वही पॉइंट नीचे भी आ गया, इंक्रीजिंग कॉस्ट सेक्टर में ये अपवर्ड होगी, ये डाउनवर्ड नहीं होगी। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, और आपका एक ठीक है तो आपके दोनों ही ठीक हो सकते हैं। ओके, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एमसी इंटरसेक्ट करती है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को इस पॉइंट पे। हमने कहा था कि नीचे से कट करके ऊपर आती है, मिनिमम पॉइंट से कट करके ऊपर आती है, तो इट इज मिनिमम पॉइंट। और कौन कट कर रहा है? एमसी। तो एमसी का मिनिमम पॉइंट तो नहीं ना होगा, तो ये टोटल कॉस्ट का या एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है उसकी बात होगी। वो कहता है ऑल मेंबर्स ऑफ अ कार्टल, जो कार्टल में सारे मेंबर्स हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो सेम एवरेज कॉस्ट पे चीज को बेचे। तभी तो कार्टल है कि एक फैसला है, एक यकजहती है कि हम इससे कम प्राइस पे चीजों को नहीं बेचेंगे, यानी कि फिक्स कर ली हैं प्राइसेस। इसका फायदा ये होता है कि देयर इज नो प्राइस वॉर, ये करने से प्राइस वॉर नहीं रहता।
तो जब कार्टेल हो तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो सेम कॉस्ट पे ही प्रोड्यूस करें। अच्छा जी, ओलिगोपोली सिंगल फर्म तो नहीं होती है, टू फर्म्स, फ्यू फर्म्स, लार्जर फर्म्स। ओलिगोपोली के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो फ्यू होती हैं, थोड़ी सी होती हैं। अ कार्टेल इज अ कोलुसिव एग्रीमेंट। कार्टेल जो है कोलुसिव एग्रीमेंट है, और ये इंडस्ट्री के अंदर लार्ज फर्म्स ही कर सकती हैं, स्मॉल फर्म्स नहीं करती। गवर्नमेंट उसको सैंक्शन नहीं करती, और जो इसका मकसद होता है आउटपुट कम करना नहीं होता है, इसका मकसद होता है प्राइस को फिक्स करना और छोटी फर्म्स को मार्केट से बाहर फेंकना। तो ये लार्जेस्ट फर्म्स ही कर रही होती है। डुओपली। अच्छा, डुओपली के बारे में इतनी खास डिस्कशन नहीं है, बट आपको इतना बता दूं कि डुओपली ओलिगोपोली की एक किस्म होती है। Which of the following distinguish oligopoly market from other forms of market? ओलिगोपोली में ऐसा क्या है जो कि दूसरी मार्केट्स में नहीं है? तो एक चीज जो हमें सामने सामने से नजर आ रही है, इंटरडिपेंडेंस। ना परफेक्ट कंपटीशन में कोई दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ना मोनोपोली में, ना मोनोपोलिस्टिक में। इंटरडिपेंडेंस सिर्फ सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलती है? यहाँ। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तकरीबन हर एक में। कुछ फर्म स्मॉल है, कुछ लार्ज है, प्राइस टेकर, डिस्क्रिमिनेशन, ये तो होता ही है। मगर इंटरडिपेंडेंस वाला पॉइंट ऐसा है जो कि इसमें ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। Which of the following describes the dominant firm model? Dominant firm model. अच्छा जी, the dominant firm produces at the intersection of market demand by its MC curve. The small firms are price takers. The dominant firm demand curve is derived by subtracting the output supplied by the small firms from total market demand. Dominant firm कौन सी होती है? तो ये डोमिनेंट फर्म वो फर्म होती है जो मार्केट की डिमांड को भी कंट्रोल करती है और सप्लाई को भी कंट्रोल कर रही होती है। और ये प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस टेकर नहीं होते। तो ऑप्शन 2 तो गया। तो चूंकि ये डिमांड कंट्रोल करती है और डिमांड के साथ साथ आउटपुट भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो 1 एंड 3 ऑप्शन मेरी होनी चाहिए। और 1 एंड 3, 1 एंड 3 बिल्कुल, ये 1 एंड 3 है। आपके पास 3 आ रहा होगा, तो ये what does it mean to say that firms in an oligopoly are interdependent? भैया, इंटरडिपेंडेंट हम लोग उस वक्त कहते हैं जब प्राइसेस आपस में एक दूसरे की देखा देखी ये लोग तय कर रहे हो। अगर एक फर्म अपनी प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरी या कम कर देगी या सेम रखेगी। अगर एक ने प्राइसेस कम की तो दूसरी मजीद कम करने की कोशिश में लगी रहती है। तो ये प्राइसेस और ये ऑप्शन डी। टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में और आउटपुट में हमें पता है कि जब आप इनपुट डालते हैं तो वो इनपुट आपका प्रोसेस होता है और वो फिर आउटपुट की शक्ल इख्तियार करता है। तो सर, दिस इज आवर प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज माय प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहां तक हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।